नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। स्वयंभू संत आसाराम जेल में हैं, संगीन इल्जामों का सामना कर रहे हैं। यौन शोषण के कई आरोपों के चलते सलाखों से पीछा उनका छूट नहीं रहा, जबकि बाहर की दुनिया में आसाराम केस से जुड़े गवाहों का एक एक कर खात्मा हो रहा है। आसाराम के वैद्य की संगीन इल्जामों का सामना कर रहे हैं। यौन शोषण के कई आरोपों के चलते सलाखों से पीछा उनका छूट नहीं रहा, जबकि बाहर की दुनिया में आसाराम केस से जुड़े गवाहों का एक एक कर खात्मा हो रहा है। आसाराम के वैद्य की हत्या से शुरू हुआ सिलसिला थमा नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक दो गवाहों की हत्या ने अब सवाल खड़े कर दिए कि आखिर कौन है वो जो सुनियोजित ढंग से गवाहों को निशाना बना रहा है। आखिर क्यों पुलिस तंत्र गवाहों को हिफाजत देने में नाकाम साबित हो रहा है। आखिर ये सिलसिला चलेगा कब तक। आखिर कब तक उन लोगों के गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंचेंगे। आखिर क्यों अभी तक असल मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आखिर अगला नंबर अब किसका होने वाला है। कई ऐसे सवालों की फहरिस्त है। जुर्म के खिलाफ आवाज उठी तो उसे खामोश कर दिया गया। शहर अलग, गवाह अलग, तारीख अलग, लेकिन केस एक और गवाहों के मर्डर का तरीका भी एक। आसाराम यौन शोषण मामले के तीनों गवाहों का हाल एक जैसा हुआ। गुनाह की कड़ियों का इशारा भी साफ है, लेकिन खाकी तफ्तीश में लगी है, जो पहुंचाना चाहती है जहां पहुंचना चाहती है, और शूटर तक जिसने इन हत्याओं को अंजाम दिया। तारीख 11 जनवरी 2015, जगह मुजफ्फरनगर, गवाह अखिल गुप्ता, वारदात गोली मारकर हत्या। तारीख 10 जुलाई 2015, जगह शाहजहांपुर, गवाह कृपाल सिंह, वारदात गोली मारकर हत्या। आसाराम यौन शोषण केस के अहम गवाह अखिल गुप्ता और कृपाल की हत्या की जगह बेशक जरूर अलग थी, लेकिन हत्या का तरीका एक जैसा था। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि दोनों गवाहों का शार्प शूटर कहीं एक ही शख्स तो नहीं है। कृपाल सिंह की हत्या बाइक सवार हमलावरों ने की, जबकि अखिल गुप्ता के हत्यारे भी बाइक सवार ही थे। दोनों ही गवाहों को बेहद नजदीक से गोली मारी गई थी। दोनों ही गवाहों की रीढ़ की हड्डी में जख्म हुए थे, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई थी। हत्यारों ने दोनों ही वारदात को अंजाम देने के लिए .12 बोर की देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से दोनों अहम गवाहों की हत्या की कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। भले ही अखिल गुप्ता की हत्या मुजफ्फरनगर में और कृपाल सिंह की हत्या शाहजहांपुर में हुई हो, लेकिन दोनों ही हत्याएं लगभग एक ही तरीके से हुई, जिसके बाद मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर की पुलिस ने संयुक्त जांच शुरू कर दी है कि कहीं आसाराम के खिलाफ दर्ज रेप के दो मामलों के दोनों गवाहों की हत्या एक ही शार्प शूटर ने तो नहीं की थी। अब तक आसाराम केस में 3 गवाहों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। कृपाल और अखिल के अलावा आसाराम के करीबी रहे और बाद में सरकारी गवाह बने अमृत प्रजापति की राजकोट में हत्या कर दी गई थी। अब तक आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ मामलों से संबंधित 9 गवाहों पर हमले हो चुके हैं। शहर अलग, गवाह अलग, तारीख भी अलग, लेकिन अंजाम एक। जी हां, आसाराम केस में तीनों गवाहों का हाल एक जैसा हुआ। ऐसे में पुलिस के लिए अलग अलग शहरों में हुई हत्याओं की कड़ियों को जोड़ना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर पुलिस हत्याओं की इस गुत्थी को सुलझा लेती है तो बहुत जल्द हत्याओं को अंजाम देने वाले का चेहरा सबके सामने होगा। शाहजहांपुर से शिव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गवाह कृपाल सिंह मौत मामले में बरेली के डीआईजी रेंज ने कहा है कि शाहजहांपुर और मुजफ्फरनगर में हुए गवाहों की मौत घटना जो अगर इसको विस्तार से देखा जाए तो ये एक जैसी ही लग रही है। दोनों जगहों की जांच टीमें मिलकर अब काम कर रही हैं। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसमें परसों मुजफ्फरनगर की भी टीम आई थी और मुजफ्फरनगर की टीम ने आकर ये बताया कि उनके यहाँ भी इसी प्रकार की एक घटना हुई है और उसका मॉडस ऑपरेंडाई लगभग सेम था और एक गवाह की हत्या हुई थी। जो मृतक ने और मृतक के परिवारीजन ने जो बातें बताई हैं
उनको इस एंगल पर भी और जो अन्य एंगल है उन सब पर देखा जा रहा है। बहुत जल्दी हम लोगों को उम्मीद है कि इसमें सफलता मिलेगी। हमारे साथ लखनऊ से पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी और जोधपुर से जी मीडिया संवाददाता मनवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनवीर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरा सिंडिकेट है, नेक्सस है, किस तरीके से काम कर रहा है? स्वयंभू आसाराम तो जेल में बंद है, बाहर निकलते हैं, एक और मामला सामने निकल कर आता है, फिर अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनके जो कथित जो भक्त हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। किस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशंस हो रहे हैं, जहां आसाराम जेल के अंदर हैं, लेकिन फिर भी वैद्य से जुड़ी हुई है हत्या, आप थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश में 2 को तो ये लील ही गई। देखिए निहारिका, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और जिस तरीके से हमने अपनी जो रिपोर्ट अभी दिखाई है उसके अंदर बहुत कुछ हमने साफ किया है। साफ तौर पर इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं धर्म, राजनीति और अपराध का गठजोड़ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पूरे मामले को अगर गहनता के साथ देखा जाए तो ये जो लोग मारे गए हैं ये अहम गवाह थे इस पूरे मामले के और इन अहम गवाहों को मौत के घाट उतारा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पुलिस से आशा की जाती है कि अदालत के अंदर गवाहों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाएगी, वो पुलिस भी कहीं ना कहीं नाकाम नजर आती है। जिस तरीके से जोधपुर कोर्ट के अंदर गवाह के ऊपर चाकू से हमला किया गया, उसके अलावा ये जो 3 मौतें हुई हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से धर्म, राजनीति और अपराध मिलकर काम कर रहे हैं, एक खतरनाक संकेत साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी निहारिका। डीजीपी एमसी द्विवेदी से इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। धर्म अपराध का ये खेल, और उत्तर प्रदेश तो मशहूर है कि जेल से ऑपरेशंस होते हैं, चाहे कोई भी बाहुबली बंद हो या कोई आम आदमी जो जेल से ही फोटो सोशल साइट में पोस्ट कर देता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये नेटवर्क एक्ट कर रहा है और पुलिस की तफ्तीश की अगर बात करें तो पुलिस की सक्रियता और तफ्तीश किस दिशा में जा रही है? इस तरीके के केसेस को लेकर लगातार गवाह मरते चले जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन पुलिस अपने काम को लेकर बस इतना ही कह रही है कि हमने टीम बना ली है, जांच की जा रही है। इस पर आपका कमेंट? पहली बात तो मेरा ख्याल है कि ये घटनाएं आकस्मिक नहीं हो सकती, ऐसा स्पष्ट लगता है कि ये प्लान। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए। मनवीर, ये जानना चाहेंगे कि जोधपुर की बात करें, जयपुर की बात करें, राजस्थान के इलाकों में जहां से आसाराम के आश्रम का ताल्लुकात रहा है, जहां उनके भक्तों की संख्या ज्यादा है, जो ज्यादातर विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्या अभी राजस्थान पुलिस ने ऐसे किसी गिरोह को पकड़ा है जो बोले कि उनके बिहाफ में काम कर रहे हैं? इस तरीके के गिरोह ने वहां पर भी इस तरीके की गवाहों को चुप करने के लिए तमाम प्रयास किए होंगे? देखिए निहारिका, जिस तरीके से हमने कहा कि एक गठजोड़ काम कर रहा है और जाहिर तौर पर जब गठजोड़ काम करता है तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो मैनेज कर ली जाती हैं। राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या के अंदर फॉलोअर्स हैं आशाराम के, और ये फॉलोअर्स और साथ में खुद आशाराम इस बात के आरोपी हैं कि इन्होंने यहाँ पर सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए, अपने आश्रम बनाए, कई तरह की अनैतिक जो गतिविधियां थी वहां संचालित हो रही थी। ये सारी बातें पूर्व में उजागर हो चुकी हैं, लेकिन बात अगर पुलिस कार्रवाई की करते हैं तो केवल मामलों को उजागर करने के अलावा किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ राजस्थान में नजर नहीं आती। और अब जबकि ये मामला बहुत गंभीर स्थिति के अंदर पहुंचता जा रहा है, ये आशा की जा रही थी पुलिस से कि वो जानने की कोशिश करेगी कि किस तरह का नेक्सस इस पूरे उसमें काम कर रहा है, लेकिन उस तरह की कोई कवायद राजस्थान में फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, कोई कवायद यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। एमसी द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़े। आप बता रहे थे कि दोनों हत्याएं, गवाहों की हत्याएं आकस्मिक नहीं हो सकती। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, मेरा विचार है कि ये आकस्मिक नहीं प्रतीत होती है और ये सुनियोजित ढंग से कोई करवा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तमाम जो विभिन्न जगह घटनाएं हुई हैं उनकी विवेचना एक या दो एजेंसी, चाहे एसआईटी बनाई जाए यहाँ या दूसरे स्टेट में, वो करें, तब तो एक दूसरे का लिंक भिड़ाया जा सकता है। नहीं तो अलग अलग थानों से विवेचना आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में, उसको दुरुस्त करेंगे। बहरहाल अपने दर्शकों को बताते कि शाहजहांपुर के मामले की हम बात कर रहे थे, जहां कृपाल सिंह की हत्या के बाद अब आसाराम रेप केस के एक और गवाह अरविंद वाजपेयी ने जान का खतरा बताया है।
मुझे अपने जीवन के भी खतरा लगता है। उसकी हत्या हुई तो मेरी भी की जा सकती है। किस तरीके से ब्रिजेश सैनम को आप ये तो आप समझ सकते हो, अपने आप ही नहीं, परिवार तो अपने आप ही स्वाभाविक। जब हम सहमे हुए डरे हुए तो परिवार में क्यों हमारे ऊपर है, तो वो तो सहमेगा ही। एमसी द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए। एमसी द्विवेदी साहब, ये बताइए कि जेल में प्रभु हैं, भक्तों के प्रभु हैं और भक्त बाहर हैं, तो ये भक्त धार्मिक राह से भटक कर किस तरीके से अन्याय का सहारा कैसे ले रहे हैं, ये शार्प शूटर कैसे बन गए, और गवाहों पर अगर जुबान खोली तो हम गोली मार देंगे, इस तरीके की धमकी देना, क्या कानून मजबूत नहीं है इस तरीके के लोगों को संरक्षण देने का? अगर ऐसा मजबूत कानून होता तो 2 लोगों की निर्मम हत्या नहीं होती। देखिए, कानून भी कमजोर है और जनता उससे ज्यादा मूर्ख है जो ऐसे गुरुओं को फॉलो करती है और उनके लिए अपनी जान देने को तैयार होती है। अपनी इज्जत दे सकती हैं औरतें, आदमी उस अपनी जान दे सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं अपने समाज में। तो दोष तो जनता का और कानून दोनों का है, लेकिन ये अवश्य है कि अंदर से ऑपरेट करना बहुत कठिन नहीं होता जेल से, क्योंकि हर चीज अंदर सप्लाई हो जाती है। पैसे कर या किसी भक्त लोग सप्लाई कर देते हैं, तो वहां से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसमें हो सकता है स्वयं आसाराम जी का खुद ही का हाथ हो ऐसा करवाने में, ये बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए मैं जैसा मैं कह रहा था कि ऐसा एक सेल गठित होना चाहिए जो कि समस्त स्टेट्स के केसेस और जो मुख्य केस था सबको मिला के जो इन्वेस्टिगेट करे और विवेचना करे और इनका पता लगाए। ये सच में मैं कहूंगा पुलिस की नाकामी मैं मानूंगा कि इतनी सारी हत्याएं होने के बाद अभी तक उस सोर्स तक पुलिस नहीं पहुंच पाई जो हत्या करवा रहा है और जो हत्याओं के पीछे, और कहीं की किसी स्टेट की नहीं पहुंची। ये इसके लिए बहुत ही मजबूत इरादे और बहुत ही मेहनत की आवश्यकता है। ईमानदारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक जॉइंट पुलिस ऑपरेशन अक्रॉस द स्टेट होना चाहिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, यहाँ पर कमजोर कानून भी हो गया है और जो भक्त हैं वो शायद भक्ति के रास्ते पर नहीं है, जो इस तरीके की चीजों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अभी ये प्रूव बेटर करना होगा। मनमीर हमारे साथ जुड़े हैं। मनमीर, संरक्षण के अपराधियों को यहाँ पर मिला हुआ है। आसाराम के भक्त 2 तरीके के हैं यहाँ पर भी, और वो 2 तरीका कौन सा है? और राजस्थान सरकार को क्या यूपी पुलिस, क्या एमपी पुलिस ने संपर्क किया? क्या यहाँ पर जॉइंट स्टेट लेवल ऑपरेशंस आपको कहीं देखने को मिले? कुछ सुनाई दिया? देखिए निहारिका, जहां तक पहली संयुक्त कार्रवाई की बात है, फिलहाल इस तरह की कोई कवायद राजस्थान में देखने को नहीं मिली है। दूसरी तरफ जिस तरीके से द्विवेदी जी कह रहे थे कि जान देने वाले बहुत हैं, तो ये अंतर सबसे पहले समझना होगा कि जान देने वाले और जान लेने वाले ये 2 अलग अलग तरह के लोग हैं। जान देने वाले वो लोग हैं जो हमको यदा कदा जेल के बाहर जब आसाराम बापू निकलते हैं तो उनको पूछते हुए नजर आते हैं, कोर्ट के बाहर नजर आते हैं, उनका रास्ता साफ करते हुए नजर आते हैं। ये लोग हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, लेकिन जान लेने वाले ऐसे लोग हैं जो कभी लाइमलाइट में आना नहीं चाहते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो अंधभक्त नहीं हैं जो जान ले रहे हैं। ये लोग हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो कि बाकायदा पैसों के लिए काम करते हैं। पुलिस को और जांच एजेंसियों को इस दिशा में सोचना होगा कि आखिर इन तक पैसा पहुंच कैसे रहा है। देखने वाली बात होगी कि वो कौन से प्रभावशाली भक्त हैं जिनके माध्यम से इन लोगों को पैसा पहुंच रहा है। अगर पुलिस शायद इस दिशा में काम करेगी तो उनकी जांच किसी अंजाम तक पहुंच पाएगी, अन्यथा शार्प शूटरों ने अपना काम किया है और वो सकुशल उस स्थान से निकल चुके हैं। इसलिए उनके गिरेबान तक हाथ पहुंचना बेहद और बेहद मुश्किल है। उन लोगों की पहचान तभी हो पाएगी जब तक कि जो आसाराम और जो साईं हैं, इनके उन फॉलोवर्स को तलाशा जाए जो प्रभावशाली हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो उनको लगातार इस बुरे समय में फंडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, जेल में बंद हैं भक्तों के स्वयंभू आसाराम और उनके भक्त बाहर सक्रिय हैं। एक जान देने का काम कर रहे हैं, एक जान लेने का नाम कर रहे हैं, लेकिन ये शार्प शूटर बन गए हैं और गवाहों की हत्या और उन पर जबरन जबरदस्ती दबाव डालने का काम कर रहे हैं। शायद ये एक पुलिस फेलियर है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा फेलियर है। खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो 2 गवाहों की निर्मम हत्या ही कर दी गई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आसाराम और उसके बेटे
नारायण साईं से जुड़े मामलों में एक के बाद एक होते जा रहे हमलों ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि आखिर किस तरह से साजिश तैयार हो रही है, कैसे बुनी गई इस साजिश के तार, इस बदमाश कंपनी को आदेश कौन दे रहा है। अब तक आसाराम केस से जुड़े 3 गवाहों की हत्या हो चुकी है, जबकि 6 गवाहों पर हमले हो चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि कानून के उन रखवालों से जिनके कंधों पर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसमें अब तक ये सिर्फ नाकाम हुए हैं। रेप के आरोप में आसाराम और नारायण साईं भले ही सलाखों के पीछे अपने दिन काट रहे हों, भले ही एक के बाद एक दोनों की जमानत याचिका कोर्ट खारिज कर रहा हो, लेकिन आसाराम और नारायण साईं की बदमाश कंपनी खुला घूम रही है। एक के बाद एक होते हमलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किस तरह से ये साजिश तैयार होती है और इस बदमाश कंपनी को कौन आदेश देता है गवाहों की सांसें थामने का। आसाराम और नारायण साईं के केस में ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी गवाह को मौत के घाट उतारने की कोशिश हुई हो। इससे पहले भी बाप और बेटे की ये बदमाश कंपनी वक्त वक्त पर केस से जुड़े गवाहों को गन पॉइंट पर लेने का आरोप झेलता रहा है। अखिल गुप्ता, आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले अखिल गुप्ता पहले ऐसे गवाह हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। 11 जनवरी 2015 को 36 साल के अखिल गुप्ता की बदमाशों ने मुजफ्फरनगर के जानसड़ रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। महेंद्र चावला, पानीपत के कथावाचक आसाराम बापू के राजदार, अपने पुत्र नारायण साईं पर गुजरात पुलिस की ओर से दर्ज दुराचार के मामले में प्रमुख गवाह महेंद्र चावला को बाइक सवार 2 हमलावरों ने 13 मई को गोली मार दी थी। अमृत प्रजापति, 23 मई 2014 को राजकोट में 2 अज्ञात हमलावरों ने अमृत प्रजापति को गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रजापति की 10 जून 2014 को मौत हो गई। अमृत प्रजापति आसाराम के 12 साल तक वैद्य थे और उनका इलाज करते थे। राहुल सचान, 13 फरवरी 2015 को जोधपुर कोर्ट के बाहर आसाराम बापू के खिलाफ गवाही देने वाले राहुल सचान पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।